कोई स्टूडेंट एज का या स्टार्टअप का कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आज तक आपको याद? फर्स्ट ईयर में चला गया था एफसी कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 13 के करीब कप जीते। हाँ, तो मैं बेस्ट एथलीट बना कॉलेज में। तो वो जब सारे कप्स लेके मैं अपने हॉस्टल में गया, तो उस वक्त हमारे जो वार्डन थे उन्होंने पूरा एक वो कहते हैं ना फुल कोर्ट सेशन किया। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया, तो मुझे वहाँ पे बड़ी अप्रिसिएशन हुई। आपके टिकट के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां थी, टिकट भी हासिल किया, आपको कमजोर समझा जा रहा था। देखें, एक तो ये खान का विजन, दूसरे लोगों की खान के साथ मोहब्बत, हकीकत जाने के एक मकसद के लिए खड़े थे। दहशतगर्दी का पर्चा भी हुआ, सारे मामला हुए, वही जज्बा था कि नहीं यार हमने खड़े रहना है। लेकिन इस दफा तो हकीकतन आप समझे कि खान की मोहब्बत ने आप समेत कोई भी फैसलाबाद में ऐसा मेरे ख्याल में एमपी या एमएनए नहीं है जो एक किस्म का खान की रिहाई की कैंपेन चलाई हो, क्योंकि आप सारा बाइकआउट किया फैसलाबाद आपने। आज जो हम इजलास अटेंड करके आ रहे हैं, ये 12वां इजलास था। डेली बेसिस पे वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर फोरम है, प्रॉपर एहतजाज कर रहे हैं खान के लिए। ये एफर्ट हम हर फोरम पे कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सुना है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी रवाबत कायम हो रहे हैं, कोई आपस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात पैदा होने की सूरत में क्या? जिस बंदे ने इस मुल्क को लूटा है, हम उसके साथ नहीं बैठे। तो फिर आप ताकतवरों के साथ दोबारा बैठना चाहते? नहीं, हम ताकतवरों के साथ नहीं बैठना चाहते। हम बेसिकली बिल्कुल पॉलिटिकल लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आईन। अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, फिर आप सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठ रहे? 35 साल 40 साल कौम के ये लोग खा गए। जो प्राइम टाइम था, जब पाकिस्तान ने उठना था, पाकिस्तान ने ग्रो करना था, तो इनके अपने लल्ले तलल्ले और इनकी लूट मार ने इस मुल्क को अब इस स्टेज पे आ गया मुल्क कि बड़ी मुश्किलात हैं इकोनॉमिकली। अब ये देख लें कि चीज़ों को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये PP 106 फैसलाबाद के MPA हैं। सन 2002 में भी काफ लीग के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे। सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ी देर से सियासत कर रहे हैं। राय एहसन रजा खरल। राय साहब कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? जी, सब बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? से ठीक है? बहुत अल्लाह का शुक्र। राय साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सियासत कहाँ से शुरू की और ये सफर कहाँ से, आपकी इब्तिदा कहाँ से हुई? सरदार साहब, मैं बेसिकली 2002 में मैंने पहली दफा कंटेस्ट किया था, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, वो सीट मैंने जीती अल्लाह के फजल से। अच्छा, तो वहीं से मेरा सफर स्टार्ट हुआ जी। तब उससे पहले उससे पहले मेरे भाई थे राय मोहसन, वो ऑलरेडी कर रहे थे। वो इससे पहले एक दफा नाज़म भी हुए थे, और फिर क्योंकि हमारा एक बुजुर्गों का सिलसिला तो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक, अटैच तो हम थे ही, पुराना एक सियासी घराना था। तो आप कह लें कि डेरा डंडा सारे मामला वो तो चल ही रहे थे। अच्छा, लोगों की खिदमत तो हम कर ही रहे थे ऑलरेडी। नहीं, डेरा डंडा का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। बड़े हम्बल पर्सनालिटी के मालिक हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। बात वो ऐसी ही आ गई। अच्छा, अदरवाइज तो हमारे बुजुर्गों में बड़ी खिदमत की है बिफोर पार्टीशन, क्योंकि हम उस वक्त से यहाँ आबाद हैं। हमारा गांव 1857 से पहले। अच्छा जी, फैसलाबाद जब डेवलप हुआ तो उससे पहले हम यहाँ पे आबाद थे। सही। तो अल्लाह के फजल से तब से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपको कैसे सियासत में आने का ख्याल पैदा हुआ? क्या लोगों की खिदमत का जज्बा था, या खानदान की मजबूरी थी, या इसके पीछे क्या लॉजिक्स थे? देखिए जी, एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अप्रोच करती है, और मैं जिसका इज़हार भी अक्सर करता रहता हूँ, कि देखिए हमने लोगों की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है। तो उसमें अगर हम अच्छी नीयत को भी शामिल कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक और ब्लेसिंग आप समझ लें कि हो जाती है। हम इस नीयत से कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस मौका देगा, हम इस मुल्क की, इस अवाम की खिदमत कर सके, जो मैक्सिमम इनके लिए अच्छा कर सकते हैं वो तो हम करें, अपना हिस्सा तो डालें। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। कोई स्टूडेंट एज का या स्टार्टअप का कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आज तक आपको याद हो? स्टूडेंट एज का जी, मैं बेसिकली फर्स्ट ईयर में चला गया था एफसी कॉलेज। तो वहाँ पे एक तो हमें ये मैट्रिक के पेपर्स के बाद हमारा एक, वो तो आपको पता ही है, कुछ 6 महीने का पीरियड होता है, तो गैप होता है, छुट्टियां होती हैं। तो हमारे गांव में एथलेटिक्स बहुत शौक है, हमारे बड़ी बल्कि फुटबॉलर्स बहुत अच्छे एथलीट्स बहुत अच्छे हैं।
मेरे कजन 2 पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे अच्छा। मतलब सिल्वर मेडल है। और इसके अलावा हमारे गांव में अच्छे 1-2 एथलीट हुए हैं जो नेशनल लेवल पे खेले। तो एक बड़ा शौक था हमारा, तो इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे यहाँ पे 6 महीने। 6 महीने के बाद क्योंकि बड़ी यंग एज थी, तो मैं जब कॉलेज गया तो वहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स हुई, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 13 के करीब कप जीते। अच्छा। हाँ, तो मैं बेस्ट एथलीट बना कॉलेज में, बड़ी यंग एज। दैट्स व्हाई आपकी फिजिक आज भी बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट। जी, बस अल्लाह का फजल है। तो वो जब सारे कप्स लेके मैं अपने हॉस्टल में गया, क्योंकि हमारा हॉस्टल वो बड़े क्यूबिकल रूम्स थे, बड़ा अच्छा माहौल था एफसी कॉलेज का। अच्छा। तो उस वक्त हमारे जो वार्डन थे उन्होंने पूरा एक वो कहते हैं ना फुल कोर्ट सेशन किया। अच्छा। सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, 99 कमरे थे और 99 स्टूडेंट्स थे हमारे हॉस्टल के। ठीक। तो उनको बुला के तो मुझे वहाँ पे बड़ी अप्रिसिएशन हुई, बड़ी तालियां शालियां और बड़ा वो बैठ के, तो फिर उन्होंने उस वक्त मुझे लगता है शायद 5000 उन्होंने मुझे इनाम दिया। तो बड़ी फिर जब मैं क्लास में गया तो हमारे एक टीचर होते थे जैकब लाल, तो उन्होंने पूरा एक पीरियड जो था वो उस पे लेक्चर दिया आपके अचीवमेंट पे। हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। तो जितने भी उस वक्त के अच्छे अखबार थे उसमें फोटोज वगैरह और सारा सेशन, मतलब बड़ा मजा आया उस वक्त। वो बड़ा वैसे अब 2002 में पहली बार एमपीए का इलेक्शन लड़ा, पहली बार इलेक्शन जीत गए। एक तो इसके पीछे क्या वजह थी कि आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा, पहली बार ही जीत गए? फिर उसके साथ साथ आप उस दौर में बड़ी की एक किस्म की आपके पास एक किस्म की पोर्टफोलियोज रहे, जैसे होम डिपार्टमेंट का एक किस्म के आप स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे। उस जीत के पीछे क्या वजह थी कि आप पहला इलेक्शन लड़े, पहला इलेक्शन जीत गए? सर, मैं उसमें ये समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की वो पे बैक हुआ, जो हमारे बुजुर्गों ने एक बड़े लंबे अरसे तक लोगों की खिदमत की थी, तो उसका वो पे बैक था जो सूरत में मुझे मिला। मैं समझता हूँ कि वो एक किस्म बुजुर्गों की वजह से, आप समझते हैं, वजह से, मेरे बुजुर्गों की वजह से, मेरे भाई की वजह से, क्योंकि हम बड़े लंबे अरसे से एक वो लोगों स्ट्रगल का पीरियड, स्ट्रगल का मामला था, तो वो उसका पे बैक। 2002 से 2007 तक आप एमपी रहे, उस पूरे अरसे में क्या क्या किया आपने? कोई ऐसे काम, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से? देखें जी, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी आप देख लें कि डेवलपमेंट्स पे लोग मेरा नहीं ख्याल के वोट देते हैं। सही। ये आपका एक लोगों के साथ राब्ता, एक तल्लुक, एक प्यार मोहब्बत का सिलसिला जो है वो, अब मेरा कभी फोन बंद नहीं होता, मैं खुद सुनता हूँ फोन। मैं कभी जबरदस्ती वाला वो मामला बिल्कुल है ही नहीं है। जब भी किसी की कॉल आती है तो मैं खुद ही सुनता हूँ। अच्छा। दूसरा, मैंने लोगों के साथ एक जो अपना राब्ता जो था वो बिल्कुल नहीं छोड़ा, और इस मकसद के लिए कि चलो हमें एक मौका मिला तो हम लोगों की खिदमत करें और पूरी ईमानदारी से करें, ना कि वो अपना एक होता है बीएमपी बने और उसके बाद अपने गर्दन में सरिया डाला और फिर इधर उधर हो गए, लाहौर में रहे या इस्लामाबाद चले गए। नहीं, मैं तो ऑफिसेज में जाके लोगों को खुद फोन करता था कि आ जाए भाई, आपका काम है। लोग घर में सोए होते थे, मैं उनको कहता था कि आ जाए यार, अच्छा आपका काम आपने कहा था। तो हम तो इस लेवल तक जाके लोगों की हमने खिदमत। अब 2008 का इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया आपने, लूज कर गए। 2013 में भी आप लूज कर गए। 2018 में आपको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, आप इलेक्शन आपने नहीं लड़ा। 2024 का इलेक्शन आपके टिकट के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां थी कि जी रायसर रज़ा खान को शायद टिकट न मिल पाए। टिकट भी हासिल किया और फिर उसके बाद आपको कमजोर समझा जा रहा था, आप इलेक्शन भी जीत गए। इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्वेश्चन आपका बड़ा लंबा हो गया। एक तो आपने क्या कहा वो शुरू में, भाई अपने इलेक्शन 2008 और 2013 का इलेक्शन आपने लूज किया। आप लड़े, उसके बाद 2018 में आपको पीटीआई ने टिकट ना दिया। देखिए, हम बेसिकली मैं ना 2013 में शामिल हो गया था पीटीआई में। 2013 में। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब मैंने कंटेस्ट किया तो चूंकि उसके पीछे भी एक बड़ा ये चरियल अख्तर साहब ने उस वक्त भी मेरी टिकट जो थी वो आगे पीछे की। मैं चर परवेज लाई के पास गया, उसने मुझे वादे वाइद करते रहे, लेकिन वो टिकट उन्होंने ना दिया। मैंने वो उनको छोड़ा और चला गया, मैं पीटीआई में चला गया। तो पीटीआई के साथ मेरी अटैचमेंट फिर इस तरह की होगी कि फिर मैंने एक जो मेरे मतलब एक सामने एक गोल आ गया, मकसद आ गया, सही, कि खान के विजन को नहीं छोड़ना।
फिर 2018 में मेरा टिकट ऑलमोस्ट तकरीबन हो ही गया था, लेकिन फिर किसी वजह से वो स्लिप हो गया, ना मिल सका। तो फिर मैंने पीटीआई को सपोर्ट भी किया, साथ इलेक्शन पूरा लड़ा। अच्छा, तो कुर्बानी दी पूरी। बिल्कुल। फिर 2024 में भी आपके टिकट के हवाले से चेयरमैन गोइयां होती रही। इवन आपको टिकट मिला तो आपको कमजोर तस्वर किया जाता रहा, आप इलेक्शन जीत गए, इसके पीछे क्या समझते हैं? देखें, एक तो ये खान का विजन, दूसरे लोगों की खान के साथ मोहब्बत, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट था। दूसरी हमारी एफर्ट, कोशिश, हम खड़े रहे अपने उस, और खड़े हकीकत जाने के एक मकसद के लिए खड़े थे। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मैं को 20-25 दिन जेल में भी रहा। अच्छा, दहशतगर्दी का पर्चा भी हुआ, सारे मामला हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक हिम्मत, आप उस हवाले से कह लें कि चूंकि एक मकसद था, खान का विजन था, तो उस विजन को और उस मकसद को लेके हम एक हिम्मत, एक हौसला इंसान के अंदर जो पैदा होता, वो वही था, वही जज्बा था कि नहीं यार, हमने खड़े रहना है। किसी को वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो वो एक बड़ा, आपने खानदानीपन से किस वैल्यूज वाले बंदे हैं आप, आपका ये पूरा इलाका PP 106 किस्म का ऑलमोस्ट देहात पर या देहाती लोगों पर या इस तरह के, हमारा एक किस्म का तबका वहां पर रहता है, बिल्कुल देसी टाइप का ज्यादातर, 80% से ज्यादा। क्या वजह थी कि आप 27,000 की लीड से जीत गए? क्या आपकी वो पुराना वो एक किस्म का वो चलता रहा था, लोगों के साथ लिंकअप थे, या क्या वजह थी कि आपको इतना ज्यादा वोट पड़ा? क्या आपके मुकाबले में एक हैवी वेट सियासतदान थे चौरिया लिंकर साहब, तो वो बुरी तरह से हार गए? देखिए, एक तो उसमें एक वो खान का नजरिया, लोगों की खान के साथ मोहब्बत, दूसरा हमने भी अपनी पूरी एफर्ट की, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। सही, काम तो सारे अल्लाह की मेहरबानी, बेशक इंसान तो फिर कोशिश ही करता है। और दूसरा, नीयत अच्छी थी, एक खान का प्रॉपर उसके पीछे वो मैं, बल्कि कई दफा खान साहब ने एक दफा मीटिंग की लाहौर में, जमान पार्क में, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका इलेक्शन लड़ दिया। अच्छा। तो उस वक्त हम समझ रहे थे कि यार कैसे लड़ दिया इलेक्शन, तो प्रैक्टिकली हल्के में जाके लड़ना पड़ता है। तो वो वाकई साबित हुआ कि खान ने वाकई इलेक्शन लड़ दिया। तो सारी चीजें फिर, क्योंकि एक तरह से तो होता नहीं है इलेक्शन में, आपको कई किस्म के लवाजमत होते हैं, पार्टी का वोट होता है, नजरिए का वोट होता है, आपकी एफर्ट्स का वोट होता है, आपके प्यार मोहब्बत का वोट होता है, तो पर्सनालिटी का भी वोट होता है, फिर आपकी कोई, चूंकि हमारे यहाँ पे कई किस्म के हैं, लेकिन इस दफा तो हकीकतन आप समझें कि खान की मोहब्बत ने लोग। अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ा इस नजरिए पे, इस बात के ऊपर कि खान साहब को फौरी तौर पर छुड़वाया जाएगा जी, यहाँ से ऐसे होगा वैसे होगा, आप समेत कोई भी फैसलाबाद में ऐसा मेरे ख्याल में MP या MNA नहीं है जो एक किस्म का मैसिव किस्म का एहतजाज कर सका, या मैसिव तरीके से आपने एक किस्म का खान की रिहाई की कैंपेन चलाई हो। क्या फैसलाबाद में इस हवाले से कोई काम हो रहा है कि फैसलाबाद को बड़ा जलसा किया जाए, बड़ी गैदरिंग की जाए, या एक किस्म का इतना इम्पैक्ट जरूर डाला जाए कि गवर्नमेंट जरा प्रेशर में है, क्योंकि आप सारा बाइकआउट किया फैसलाबाद आपने? भाई आप देख लें कि कोई, मेरा ख्याल ये आज जो हम इजलास अटेंड करके आ रहे हैं, ये तो 12वां इजलास था। एक तो डेली बेसिस पे वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर फोरम है, हम वहाँ पे प्रॉपर एहतजाज कर रहे हैं खान के लिए, और जितनी भी एफर्ट्स हैं, पीछे हमने रैलियाँ, ये सारा कुछ किया है, तो कोशिश भी की जलसा करने की, उसकी इजाज़त नहीं मिली। तो उस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई एफर्ट नहीं किया। एफर्ट हम हर फोरम पे कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, हर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। आप पूरी उम्मीद है कि खान साहब जल्दी रिहा हो जाएंगे? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, खान साहब रिहा होंगे। क्या आपके राब्ते, आप देख लें कि पिछले जितना वो साइफर वाला था, बाकी मामला थे, वो सारे फारिग हो गए। अच्छा, आपकी सुना है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी रवाबत कायम हो रहे हैं, कोई आपस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात पैदा होने की सूरत में, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, या क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PTI हुकूमत बना सकती है? देखिए, पहले दिन से खान साहब ने ये एक चीज बड़ी क्लैरिटी में कर दी थी कि हमने किसी जिस बंदे ने इस मुल्क को लूटा है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। तो फिर आप ताकतवरों के साथ दोबारा बैठना चाहते हैं? नहीं, हम ताकतवरों के साथ नहीं बैठना चाहते। हम बेसिकली बिल्कुल पॉलिटिकल लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आईन। अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, फिर आप सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठ रहे? सियासतदानों, आप जतोई साहब, आप पीछे चले जाएं, हिस्ट्री देख लें,
हकीकत में मैं आपको जो मैं समझता हूँ कि 35 साल 40 साल कौम के ये लोग खा गए। जो प्राइम टाइम था, जब पाकिस्तान ने उठना था, पाकिस्तान ने ग्रो करना था, तो इनके अपने लल्ले तलल्ले और इनकी लूट मार ने इस मुल्क को अब इस स्टेज पे आ गया मुल्क कि बड़ी मुश्किलात हैं इकनॉमिकली। अब ये देख लें कि चीज़ों को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। और जमहूरियत का हाल देख लें कि रोज़ हम पे FIRs हो रही हैं, रोज़ हम पे पर्चे हो रहे हैं, पकड़ धकड़ वर्कर्स। ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो आप कह लें कि फिर कुछ और ही है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मुल्क में जब तक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं कैसे आपको आएगी? एक चीज बताता हूँ कि आप अपने, चूंकि हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, आप देख लें कि टेक्सटाइल का क्या हाल है। 50% टेक्सटाइल जो है आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अब मेरा ख्याल जब हम छोड़ के गए थे तो मेरा ख्याल शायद $30 अरब से भी कम अज कम ऊपर थी एक्सपोर्ट जो थी, वो 16 समथिंग पे आ गई। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। 50% जो है वो बंद हो गई है। आप देख लें कि इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे बिजली जो है वो हम compete ही नहीं कर रहे हैं। हम 61 रुपए यूनिट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 10 रुपए यूनिट। तो हम अपनी वो सारी चीजें जो एक मतलब उसको कह लें कि हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे। एक हमारे स्टेबिलिटी नहीं है कि एक ऑर्डर हम लेते हैं वहां से तो उसको जारी बात है 1-2 महीने की वो एक टाइम पीरियड होता है। एक्सपोर्टर्स के लिए तो वो एक बड़ा होता है कि हमने ये सौदा कर लिया है तो अब हम माल हमने देना है। यहाँ पे होता ये है कि हर कोई पता नहीं सपोर्ट है तो बिजली का यूनिट जो है वो 4 रुपए बड़ा, वो पेट्रोल जो है वो लागत कहीं से फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि सपोर्ट के होना क्या है। तो वो उसको हम compete नहीं कर रहे। हम बेसिकली कास्ट इतनी ज्यादा आ रही है हमारे जो यूनिट जो काम कर रहे हैं। अब लोग सोलर पे जा रहे हैं, लेकिन सुना है कि सोलर पे भी ये कोई टैक्स वगैरह लगाने की कोशिश। अब जितनी फैक्ट्रियां ऑलमोस्ट चल रही हैं वो तकरीबन वो सोलर पे आ गई हैं जो चल रही हैं। बाकी तो तकरीबन ऑलमोस्ट फैसलाबाद में आप जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज थी सारी की सारी तकरीबन बंद हो गई। जो चल रही वो भी 50% दे रही हैं, बाकी उनके पास कोई चीज नहीं है। ऐसा बजट आया है, बजट के हवाले से क्या आपकी क्या? दूसरा मैं एक चीज और आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप गंदम का हाल देख लें कि जिम्मेदार को किस तरह इन्होंने मारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिम्मेदार के साथ नहीं हुआ, और जब भी ये आए हैं जिम्मेदारों को इन्होंने मारा है। आप देख लें कि कॉटन से लेके कॉटन को पहले खत्म किया, फिर उन्होंने आके अपना मक्की का रेट 4500 रुपए था, 1200 रुपए भी किसी ने नहीं दी। अब गंदम देख लें कि पूरी डिबेट हुई है असेंबली के अंदर, और पूरा मतलब लोगों ने इतनी अच्छी तजावीज दी है कि आप ऐसे कर लें कि जिस तरह शुगर के आप देते हैं उसकी वो CPR वगैरह देते हैं, तो वो इस तरह कर लें कि 3 महीने 6 महीने की कोई लोग खरीदे CPR दे रहे हैं, तो लोग अपना वो चलो एक हो जाएगा कि जो उनकी कास्ट आई है कम नुकसान ना हो। देखिए अब ये गंदम एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपके तकरीबन कोई मेरे ख्याल 100 के करीब ऐसे बिजनेसेस हैं जो जुड़े हुए। बेशक सही कह रहे हैं। तो जिम्मेदार के पास जब गंदम आती है तो वो उसको बेच के वो शादियां करता है, वो सारे मामला करता है, वो घर शुरू करता है। देखिए सारी की सारी चीजें इन्होंने खत्म करके रख दी। आप देख लें कि कंस्ट्रक्शन होती थी उसमें सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, मजदूर सारे के सारे अब घर बैठे। दूसरा टेक्सटाइल वाला देख लें, टेक्सटाइल वाला बैठ गया तो इट्स मीन कि फैसलाबाद में देख लें कि कितनी बेरोजगारी हुई है। इसी तरह हर इशू जो हर शुबा आप देख लें कि इन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete ही नहीं कर रहे। हम क्या दें, एक्सपोर्ट करें जिससे हमें वहां से कोई डॉलर्स वगैरह आए। एक दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी ने इन्होंने जुल्म इतने किए हैं कि वो पैसे नहीं भेज रहे। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये इदारों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, निजकारी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या PTI की हिमायत करेगी? निजकारी के अमल की PTI हिमायत करेगी? देखिए सर, अगर तो निजकारी साफ और शफाफ हो और चीजों को जिस तरह ये पहले मैनेज करते हैं, जिस तरह इन्होंने वो मियां मनशा को दिया था, बैंक दिया था, अगर इस तरह की इन्होंने हरकतें करनी है फिर वही लूट मार वाला प्रोग्राम है तो फिर तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये अब इसके ऊपर एहतजाज रख के आप देख लें कि अब मैं तो ये समझता हूँ कि
CPEC एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। बेशक। तो देख लें कि अब वो उसको इतना अरसा हो गया, उसका फेज जो 2 था वो सारी इंडस्ट्री आनी थी, फेजेस बनने थे, वो किधर गए? सब कुछ स्टॉप हो गया। अगर ये रूट आप देख लें दुबई वाला, तो वो ऊपर से घूम के उनको आना पड़ता है। तो ये CPEC एक नेचुरली इस तरह की है हमारी ये अपना सारा, कि इसमें जहाज बिल्कुल साथ आके लगता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह की, और दूसरा ये कि सफर बहुत कम हो जाता है, उसका जो आप देते हैं फ्रेट वो आप समझते हैं नॉन है। प्रोफेशनलिज्म जो है यहाँ पर एक किस्म का नून लीग की या जो वफाक में या पंजाब में हुकूमत उसमें ज्यादा पाया जा रहा है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राय साहब, सारा दिन सियासत अक्सर आपको देखा गया, आप हल्के के जिसे कहते हैं कि फातिहा खाने में मसरूफ है, किसी की शादी गमी में जरूर शिरकत करते हैं। अपनी जाती ऐसी कौन सी हॉबी है, कौन सा ऐसा काम है जो आपने नहीं किया तो आप समझते कि राय एहसन रज़ा खरल का दिन जो है ना वो एक किस्म का नहीं गुजरा? क्या दिन नहीं गुजरा आज आपका, एक किस्म का वो आप कभी फील करते हैं कि ऐसी कौन सी हॉबी है जो आप रोजाना करना हर सूरत में पसंद करते हैं? सरदार साहब, मैं ना बेसिकली मुझे जो सबसे ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं वो मैं बेसिकली ना एक कह लें कि स्पोर्ट्स से मुझे आप कह लें कि लव है। अच्छा, आज तक मैंने कोई ऐसी गेम नहीं छोड़ी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कोई ऐसी गेम ऐसी नहीं है जो मैंने ना की हो। अच्छा, तो वो मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग होती है। अब मैं फिर करता हूँ, कोई वाक्या कर लेता हूँ, हल्का फुल्का जिम कर लेता हूँ। अच्छा, तो वो टाइम निकाल के तो वो रोजाना करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि नगर ना ही हो। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मटन ज्यादा शौक से खाते हैं। खुशबू कौन सी लगाते हैं? खुशबू मैं कोई मेरी वो कोई मखसूस नहीं है कि ये जरूर लगानी है। जहाँ से गिफ्ट आ गया ज्यादा बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ बस। जब कहीं निकलना हो तो लगा लिया, गाड़ी में रख लिया। अच्छा, वहां से कहीं निकलना हो तो थोड़ा सा लगा लिया। तो अच्छा, इतना ज्यादा लवर नहीं है? नहीं वो कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो बिल्कुल सारी बात है, मोहब्बत के बगैर तो इंसान वैसे ही कंप्लीट नहीं। अच्छा, हुई आपको? डेफिनेटली हर बंदे को होनी भी चाहिए। ये बड़ा एक वो कह लें कि बड़ा इंसान की जिंदगी में एक जो है ना वो अगर नहीं हुई तो एक वो कहते हैं कि वो खला सा रह जाता है। हासिल भी हुई? नहीं, हासिल ना हासिल का दुआ छोड़े, लेकिन होनी चाहिए। अच्छा, हुई आप? होनी चाहिए। हाँ। ये बड़ा जरूरी है। लेकिन ये वो दूसरी साइड पे चले जाए ना, तसव्वुफ वाली साइड पे चले जाए, तो ये इश्क वो कहते हैं ना मजाजी जब तक ना हो तो इश्क हकीकी नहीं होता। तो वो जिस चीज का आपको पता ही नहीं कि है क्या चीज, तो फिर वो खुदा बुजुर्ग को बरतर, तो वो तो राज़िक, खालिक, मालिक हर चीज है। बेशक। तो फिर उससे तो इनकार मुमकिन भी नहीं है। म्यूजिक भी सुनते हैं? डेफिनेटली सुनता हूँ। कौन सा सिंगर आपको पसंद है जिसको तो ये सब जो अच्छा हो। मैं ज्यादातर स्लो जो म्यूजिक है, आजकल तो बड़ा एक सिद्धू का जमाना चल रहा है, या किसी इस तरह के वो भी सुनते हैं। मैं सारे ही सुन लेता हूँ। अच्छा, सारे ही सुन लेता हूँ, लेकिन जो अच्छा हो, जरा आवाज में कोई थोड़ा बहुत कोई हो सही, थोड़ा सा जो दिल को लगे, तो वो जरूर सुनता हूँ। मैं ट्रैवलिंग भी करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग। कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे उस प्लेस से आप मोहब्बत करते हैं, या कोई ऐसा वाकया जहाँ आपको ट्रैवलिंग के हवाले से याद हो? बेशुमार ट्रैवलिंग की है, जो तो ऐसा मैंने अब्रॉड भी की है, इधर भी की है। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की है। ट्रैवलिंग के हवाले से तो मैंने बेशुमार वाकया। सब 2024 का इलेक्शन आप जीत गए। आप जिसे कहते हैं कि एक बेख्तियार किस्म के, बेख्तियार इसलिए कि आपकी हुकूमत ना बन सकी, ना वफाक में ना पंजाब में। लोग, सारी बात है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं आपके ऊपर कि राय एहसन साहब हमारे एमपी हैं। क्या उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं या पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि आप अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत से ऐसे ही बाहर रहते हैं तो लोग आपके साथ इसी तरह अगले इलेक्शन तक जुड़े रहेंगे? सर डेफिनेटली जुड़े रहेंगे, क्योंकि लोगों ने अब सोच लिया है कि इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है जो इस कौम को एक कौम बनाए। जब तक कौम नहीं बनती
तरक्की नहीं होगी, ये मुल्क उठेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोग जुड़े हुए हैं और कोई डिमांड नहीं है, लोग बिलीव करें। अच्छा, कोई डिमांड नहीं है। अगर कोई हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो किसी की नाराजगी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये मेरी इतनी मतलब देख लें कि 2002 से ऑनवर्ड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग काम कहें और काम ना हो तो लोगों की नाराजगी नहीं। 22-23 साल पे किस्म इतना बड़ा चेंज है। लोगों के अंदर ना एक आप कह लें कि बिल्कुल शऊर वाली बात जो है ना, जब हमसे निशान लिया गया तो हम समझ रहे थे कि शायद अब खत्म होगी लेकिन अब देख लें कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मेरे गांव का ही एक 65-70 साल का बाबा था। अच्छा। उसने ना कोई निशान लगा के, तो पर्ची उसके हाथ में थी। अच्छा। तो उसने कहा जी मैंने इसको करना है, अब इसका क्या है। अच्छा। तो वो हमारे एजेंट ने देखा तो उसने वो मोहरें जो थी वो हमारे निशानों पे लगाई हुई थी और ढूंढ के, वो एक मतलब बुजुर्ग आदमी की आप 65-70 साल का जो, तो क्योंकि हमारी तो सारी ऑलमोस्ट देहाती आबादी थी, अनपढ़ लोग थे मोस्टली, लेकिन उन्होंने यकीन करेंगे हक अदा कर निशान याद किए हुए थे। मजा आ गया जी। तो इस तरह का इलेक्शन पहले कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, आप समझते हैं कि 2000 जब भी क्या, अच्छा हाँ एक चीज और है, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन जल्दी होने के भी चांसेस हैं? सर हमें क्या करवा दें ना करवाएं, कोई मसला नहीं है जी। तो साहब ये तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं ये जुल्म है। इस तरह ना तो जमहूरियत ना मुल्क, कोई चीज भी नहीं चल, कोई चीज भी ऐसे चल नहीं सकती। ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है राय अहसन रज़ा खलल का। जिस तरह से नाज़रीन ये हकीकत है कि जब भी सियासत या एक किस्म का सियासी दौर या जमहूरी दौर चल रहा होता है तो इस तरह के वाक़यात या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर मुल्क को भी पीछे लेके जाती हैं। और हमारा मुल्क तो इस वक्त सियासी, माशी, समाजी, अखलाकी हर तरह के क्राइसिस का शिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार इस हवाले से जो है अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान को कम अज़ कम उसका जो खोया हुआ मुकाम है या एक किस्म का जो इसका एक नाम और मुकाम है वो किसी हद तक वापस देने में ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करते हैं कि राय अहसन रज़ा खलल के साथ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।